हेलो एवरीवन। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं ये हमारा सीक्वेंस में जो चल रहा है डाइजेस्टिव सिस्टम, हम लोग उसके बारे में आगे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है यानी कि हमारा जो पाचन तंत्र है, पाचन तंत्र की अगर हम लोग बात करें जो कि हमारे बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिससे कि हम लोगों को क्या मिलती है, हमारा फूड डाइजेस्ट होता है, उससे एनर्जी हम लोगों को मिलती है। और कैसे मिलती है इसका हम लोगों ने पहले पार्ट में डिस्कशन किया हुआ था। अब आगे यहां पर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारा, ये हमारे पूरी बॉडी में क्या होता है कि ये स्टार्ट होता है कहां से, हमारे माउथ से, यानी कि हमारा जो ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी कहलाता है, यहां से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का स्टार्ट होता है और फूड का डाइजेशन भी यहीं से स्टार्ट हो जाता है। और एंड कहां पर होता है, तो जो एनस का पोर्शन है जिसको हम लोग मल द्वार या गुदा द्वार कहते हैं, वहां से इसकी एंडिंग होती है और इसके बीच में ये पूरा हमारा क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। और हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो डिस्कशन किया था कि बकल कैविटी या ओरल कैविटी में हमारी क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं। एक तो हमारे टीथ प्रेजेंट होते हैं, दांत, दांतों के बारे में डेंटल फॉर्मूला क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कशन किया था। और साथ ही साथ अगर देखें तो उसमें टंग के बारे में यानी कि अपनी जिह्वा या जीभ के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कशन किया हुआ था। ठीक, अब यहां पर हम लोग उसके बाद यानी कि हमारा जो टंग है यानी कि ईसोफेगस का जो पोर्शन स्टार्ट होता है जिसको हम लोग ग्रास नली या ग्रसनी कहते हैं, इसकी अगर बात करें तो यहां पर जो ग्रास नली या ग्रसनी का जो हमारा पोर्शन है, ये हमारा स्टार्ट कहां से होता है, तो ये हमारा माउथ से। और माउथ में हम लोग क्या कर रहे हैं कि माउथ में जो हमारा बोलस था, जो हम लोगों ने लास्ट डिस्कस किया था, बोलस जो कि हमारा क्या है, मुख गुहा का चबा हुआ भोजन, यानी कि द मैस्टिकेटेड फूड ऑफ ओरल कैविटी, ये हमारा क्या कहलाता है, बोलस कहलाता है, जिसको हम लोग निगलते हैं। यही हमारा निगला हुआ भाग कहां आ जाता है, ये हमारा जो पाइप होता है जिसके थ्रू हमारा फूड फिसलता हुआ आगे पहुंचता है, कहां पर, स्टमक में, यानी कि हमारे आमाशय में पहुंचता है। तो इसके बीच का जो एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग कहते हैं ईसोफेगस यानी कि ग्रास नली या ग्रसनी, हमारे डाइजेशन का कोई भी प्रोसेस यानी कि ना तो कोई एंजाइम इस पर काम करेंगे, ठीक है, ना ही फूड का कोई ब्रेकडाउन होगा। ईसोफेगस हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक का एक ऐसा भाग है जो सिर्फ और सिर्फ एक पाइप का काम करता है, यानी कि एक कनेक्टिंग जंक्शन का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। किसको जोड़ता है, तो हमारे माउथ को यानी कि हमारे मुख को कहां से, आमाशय से जोड़ने का काम करता है। अब यहां पर बात आती है कि ये जो ईसोफेगस है इसमें फूड पहुंचता कैसे या आगे बढ़ता कैसे है। तो ईसोफेगस के अगर इंटरनल स्ट्रक्चर को देखें यानी कि भीतरी संरचना को देखें, तो इसमें एक म्यूकस की लेयर होती है जो कि म्यूकस मेम्ब्रेन कहलाती है, यानी कि श्लेष्मा। श्लेष्मा जानते हैं आप लोग, श्लेष्मा यानी कि म्यूकस एक चिकना पदार्थ होता है जो कि सतह को चिकना करता है या फिसलन पैदा करता है। हम लोग क्या करते हैं, हमने खाना निगल लिया लेकिन वो अपने आप क्या होता है, वो आगे फिसलता हुआ जाता है। साथ ही साथ अगर देखिए तो यहां पर ऐसा कैसे हो रहा है, तो इसी म्यूकस के कारण। म्यूकस अगर आप लोगों को अभी क्लियर नहीं हो रहा है तो भी दूसरे तरीके से समझते हैं, जैसे कभी ना कभी आप लोगों को कोल्ड हुआ होगा, जुकाम हो जाती है, कई सारे माइक्रोब्स ऐसे हैं जो कि हम लोगों को जुकाम पैदा करते हैं। तो कभी ना कभी आप लोगों का जो म्यूकस ग्लैंड्स है यानी कि श्लेष्मा की ग्रंथियां जो कि नोजल कैविटी में यानी कि हमारे नाक गुहा में उपस्थित होती हैं, इनमें से क्या होता है, ये आपके नोजल ट्रैक को चोक कर देती हैं और फिर आपका क्या, एक चिकना पदार्थ निकलता है जिसको हम लोग कहते हैं श्लेष्मा, यानी कि नाक, कॉमन लैंग्वेज में हम लोग कह देते हैं। तो यही हमारा वैसे ही एक म्यूकस मेम्ब्रेन की लेयर होती है जो कि एक चिकनी सतह प्रदान करती है ताकि हमारा भोजन फिसलता हुआ कहां पहुंच सके, हमारे आमाशय में पहुंच सके। अब यहां पर देखा जाए तो यहां पर जब भी हम लोग कभी जल्दी खाते, हमें जल्दी है कुछ करने की या कहीं आने जाने की जल्दी है, तो हम लोग बहुत जल्दबाजी में खाना खाते हैं। खाना खाते हैं तो कुछ लोगों को निगलने में दिक्कत होती है, खाना अटक जाता है, तो लोग पानी की सहायता लेते हैं कि पानी पी करके वो फिर अपने आप पहुंचेगा। ठीक है, हिकअप्स आने लगते हैं, हिचकियां आने लगती हैं। हिचकियां आने का मतलब ये नहीं है कि कोई याद कर रहा है, हिचकियां आने का मतलब है कि आपकी बॉडी को पानी की रिक्वायरमेंट है और आपका ईसोफेगस में कुछ अटका हुआ है, भोज्य पदार्थ अटका हुआ है, उसको आगे पहुंचाना है। ठीक,
अब यहां पर देखा जाए तो जो ईसोफेगस है इसमें जो भोजन का संचरण होता है ये कुछ इस प्रकार से होता है, यानी कि ये जो ईसोफेगस है ये हमारा कुछ इस तरीके से हर एक निवाले को खिसकाता हुआ लेकर के नीचे की तरफ जाता है। और ये जो आपका मसल्स का एक्शन है यानी कि पेशियों की जो प्रक्रिया है ये कैसी प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया अनैच्छिक पेशियों की है, यानी कि इनवॉलेंट्री मसल्स का एक्शन है। अनैच्छिक पेशियां वो पेशियां होती हैं जो कि कभी भी आपकी इच्छा अनुसार काम नहीं करती, मतलब आप उनके ऊपर बस अपना चला ही नहीं सकते। जैसे आपके पलकों का मूवमेंट, आईलिड का मूवमेंट, आपका रेस्पिरेटरी रेट, श्वसन दर, सांस आप सभी लोग ले रहे हो, अगर आप सांस ले रहे हो तो ये बताइए क्या कभी ऐसा होता है आप लोग कुछ काम कर रहे हो भूल गए अरे सांस भी लेनी थी, क्या कभी ऐसा होता है? कभी नहीं होता, क्योंकि ये इनवॉलेंट्री मसल्स का एक्शन है, अनैच्छिक पेशियों की गतियां हैं और ये अपने आप होती हैं, ठीक है। और वैसे ही ये भोजन का जो संचार है या भोजन जो फूड है ये आपका फिसलता हुआ कहां पहुंचता है, आपके स्टमक में पहुंचता है, यानी कि आमाशय में पहुंचता है। और ये जो प्रक्रिया है इसको कहा जाता है पेरिस्टालिसिस। क्या कहते हैं? पेरिस्टालिसिस, ठीक है। तो यहां पर जो मूवमेंट का जो प्रोसेस है यानी कि घूमने की, भोजन के आगे बढ़ने की जो प्रक्रिया है ये आपकी क्या कहलाती है? पेरिस्टालिसिस कहलाती है। हर एक निवाले को, यानी कि जैसे जैसे हम निगलते जाते हैं वैसे वैसे ये अपने आप भोजन फिसलता हुआ कहां पहुंचता है? स्टमक, यानी कि हमारे आमाशय में पहुंचता है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट नंबर पर हम लोग देखें कि हमारा भोजन कहां पर आ गया बेटा, यहां पर हमारा भोजन जो है आ गया कहां पर? आमाशय में, यानी कि स्टमक में, जिसको हम लोग पेट, कॉमन लैंग्वेज में क्या कह देते हैं? पेट कह देते हैं। तो आमाशय जो होता है हमारा, आमाशय हमारे शरीर का एक ऐसा अंग है जिसमें भोजन का क्या होता है, वो पूरी तरीके से मथ दिया जाता है या पूरा लुगदी में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। अब लुगदी में कन्वर्ट किया जा रहा है यानी कि लुगदी में बदला जा रहा है, यानी कि उसको और अच्छी तरीके से क्या कर रहे हैं? पीसा जा रहा है, ठीक है। जैसे चक्की होती है ना, हम लोग क्या करते हैं, चक्की में अनाज को पिसवाने के लिए जाते हैं, तो चक्की में अनाज पिसवा रहे हैं यानी कि अनाज पिस गया, वैसे ही हमने क्या किया, जितना चबाया चबाया। हमेशा कहा जाता है कि हर एक निवाले को, हर एक कौर को कितनी बार चबाना चाहिए? कम से कम 32 बार, ठीक है। लेकिन क्या 32 बार चबाते हैं? 32 बार में तो पूरा खाना हमारा निपट जाता है, ठीक है, जितना भी हमें खाना है वो पूरा निपट गया। तो इस प्रक्रिया में अगर देखिए तो होता क्या है कि जब आप खाने को अच्छे से चबाएंगे तो उस पर एंजाइम्स अच्छे से काम करेंगे और जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है यानी कि उस भोजन में जो आपके पोषक तत्व मौजूद हैं वो भरपूर मात्रा में आपको मिलेंगे। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, आप 2 रोटियां खूब चबा करके खाइए और 4 रोटियां कम चबा करके खाइए, तो जो उसमें आपको न्यूट्रिएंट मिलेंगे, जो पोषक तत्व आपके शरीर को मिलेंगे वो इक्वल होंगे, ठीक है। इसीलिए खाने को खूब चबा करके खाना चाहिए, क्योंकि खाने का पाचन जो है, भोजन का जो पाचन है वो कहां से स्टार्ट हो जाता है? हमारे माउथ से स्टार्ट हो जाता है। क्लियर है इतनी बात? अब यहां पर देखा जाए तो जो हमारा आमाशय होता है, आमाशय एक कैविटी की तरह होता है। कैविटी यानी कि एक गुहा होती है, अंदर का पार्ट क्या होता है? खोखला, ठीक। अब आमाशय के खास तौर पर मुख्य 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? पहला भाग कहलाता है कार्डिया। कार्डिया वो भाग है जहां पर आपका जो ईसोफेगस है, ठीक है, ईसोफेगस, ठीक है, जिसकी अभी हम लोग बात कर रहे थे, ग्रास नली। तो ईसोफेगस आमाशय से जहां पर जुड़ती है ये भाग आपका क्या कहलाता है? कार्डिया कहलाता है या कार्डियक कह दिया जाता है, ठीक है। दूसरा जो ऊपरी भाग है इस भाग को कहते हैं हम लोग फंडस, ठीक है। दूसरा भाग हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक ही तरीके से है, ठीक है। कार्डिया, दूसरा भाग क्या है? फंडस, और तीसरा भाग इसका कहलाता है पाइलोरस। तो ये मुख्य 3 भागों में आमाशय बांटा जाता है और बचा हुआ क्षेत्र जो है वो आपका कहलाता है बॉडी, ठीक है। बॉडी यानी कि शरीर कह सकते हैं, जो कि शरीर किसका? आमाशय का शरीर, ठीक। अब यहां इसके भीतरी संरचना को अगर देखें आमाशय की, तो भीतरी संरचना में क्या होती है? इसमें बहुत सारी इंटरनल लाइनिंग्स
या फोल्ड होते हैं, यानी कि घुमाव होते हैं। जैसे आपने कभी ना कभी मिट्टी खेला ही होगा, तो आप क्या करते हैं, जैसे कोई प्लेन सरफेस है यानी कि चिकनी सतह है, उसमें आप मिट्टी से कुछ क्यारियां टाइप बना दीजिए। या आप लोगों ने आलू का खेत देखा हो शायद कि कैसे आलू उगाया जाता है, तो उसमें क्यारियां बना दी जाती हैं। कुछ उसी तरह से फोल्ड हमारे आमाशय के अंदर होते हैं। और हमेशा आमाशय में क्या होता है, संकुचन और आकुंचन की गति होती रहती है। संकुचन और आकुंचन की गति कैसे, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। एक भाग क्या हुआ, दबा तो इधर क्या हुआ, रिलैक्स, और इधर दबा तो इधर रिलैक्स। और इसी तरीके से आपका भोजन जो है आमाशय में मूव करता रहता है, यानी कि गति करता है, और किस में बदल जाता है, लुगदी में। इन्हीं फोल्ड्स में देखा जाए तो यहां पर एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं उपस्थित होती है, एक विशेष प्रकार की सेल्स होती हैं, जिनको हम लोग कहते हैं ऑक्जेंटिक सेल्स, यानी कि ऑक्जेंटिक कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। और ये ऑक्जेंटिक सेल्स क्या काम करती हैं, ये काम करती हैं गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस। हिंदी में इसी को क्या कहते हैं हम लोग, इसी को कहा जाता है जठर रस कहा जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं, जठर रस कहा जाता है। तो गैस्ट्रिक जूस का श्रावण जो है, यानी कि इसका रिलीज कौन करता है, यही ऑक्जेंटिक सेल्स करती हैं। ठीक है, अब जठर रस, आप लोगों ने एक चीज सुनी होगी, जठराग्नि। मतलब जब हमें भूख लगती है तो कहा जाता है कि हमारे पेट में जठराग्नि पैदा हुई है, यानी कि हमें भूख लग रही है। ठीक है, तो भूख का लगना क्या है, जठराग्नि। और हम कहते हैं कि उसी आग में जब खाना पहुंचता है तो खाना पचना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो खाना क्या होता है, पचना शुरू हो जाता है, जलना शुरू हो जाता है। तो जलने का मतलब है वो अच्छी तरीके से डाइजेस्ट हो रहा है। ठीक है, क्लियर। आग के विभिन्न प्रकार आप लोगों ने पढ़े होंगे। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें दावानल, तो दावानल किसका पर्यायवाची होता है, दावानल होता है जंगल की आग को दावानल कह दिया जाता है। तो वैसे ही जठराग्नि जो है वो पेट की अग्नि होती है। और आप लोग करते क्या है कि खाना खाने के बाद तुरंत पानी पी लेते हैं। अब आग में आप तुरंत पानी डाल दीजिए तो वो बुझेगी, तो क्या खाना अच्छे से पचेगा, बिल्कुल नहीं पचेगा। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि खाना खाने के बाद आप एक घूंट तो चलिए पी सकते हैं, लेकिन माउथ को अच्छे से कुल्ला कर लिया, हटा दिया, लेकिन बाकी का जो पानी है वो कम से कम आधे से 1 घंटे बाद पीना चाहिए, या आधे घंटे बाद कम से कम, ताकि फूड अच्छे से डाइजेस्ट हो सके। ठीक, अब ये जो जठर रस होता है, यानी कि जठराग्नि जो पैदा करता है, यानी कि गैस्ट्रिक जूस, इसका जो पीएच मान होता है, इससे संबंधित प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि हमारे जठर रस का पीएच मान कितना होता है, गैस्ट्रिक जूस का पीएच वैल्यू कितनी होती है। तो ये बहुत ही ज्यादा अम्लीय है, और 0.9 से 1.5 इसकी क्या होती है, पीएच वैल्यू होती है, यानी कि 0.1 से कितना, 0.9 से 1.5 इसका पीएच मान होता है। किसका, तो गैस्ट्रिक जूस का, यानी कि जो हमारा जठर रस है, इसी से आपका इसका पीएच मान। और इसका पीएच मान, यानी कि इसका जठर रस का पीएच मान इतना अम्लीय क्यों है, क्योंकि इसमें प्रेजेंट होता है हमारा HCl, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जठर रस हमारा इतना ज्यादा अम्लीय होता है बेटा कि अगर इसमें हम रेजर ब्लेड भी डाल दें तो वो उसमें गल जाएगा। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना अम्लीय है, हम जो खा रहे हैं वो पच रहा है, लेकिन हमारा आमाशय फिर क्यों नहीं पचता, ये डैमेज क्यों नहीं होता। इसलिए क्योंकि जो इसकी भीतरी परत होती है, जो हमने ईसोफेगस में बात किया कि म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, वैसे ही हमारा जो पूरा पाचन तंत्र है, इसमें अंदर श्लेष्मा की परत चढ़ी होती है। इसी के कारण कभी भी हमारे भोजन का डाइजेशन तो होता है, लेकिन पाचन तंत्र के अंग कभी भी हमारे डैमेज नहीं होते। ठीक है, अब एक तो इसमें HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। अब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड बेटा करता क्या है, इसका काम क्या होगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो वर्क होता है, ये बैक्टीरियाज को, माइक्रोब्स को किल करता है। क्यों भैया, हम लोग जो खा रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि हमने कुकर का ढक्कन खोला, सीधे मुंह कुकर में डाल दिया, सीधे खा लिया।
उससे माइक्रोब्स नहीं है, हम लेंगे उसको प्लेट में लेंगे, हम लोग बाहर भी खाते हैं, तो हमारे पर्यावरण में जो बहुत सारे जीवाणु है यानी कि माइक्रोब्स है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फूड के साथ ही हमारे अंदर पहुंचते हैं और उनको अगर किल नहीं किया गया तो हम लोगों को डिसीज कॉज होती है फूड पॉइजनिंग की। ठीक है, तो फूड पॉइजनिंग जब खाना सड़ने लगे तो क्यों हो रहा है, तो ये किसके कारण होता है, जब माइक्रोब्स नहीं खत्म होते, और उन्हीं को खत्म करने का काम किसका है, हमारे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का यानी कि HCl का। अब यही गैस्ट्रिक जूस में कुछ एंजाइम्स भी होते हैं, जैसे अगर हम लोग देखें यहां पर जो एंजाइम्स होते हैं, एक तो है आपका एंजाइम जिसको हम लोग कहते हैं पैप्सिन। ठीक है, हिंदी में भी इसको क्या कहते हैं, पैप्सिन ही कहा जाता है। ठीक है, पैप्सिन एंजाइम उपस्थित होता है। अब ये पैप्सिन नहीं है कि कोल्ड ड्रिंक है आपकी, पैप्सिन एंजाइम जो है ये काम क्या करता है, ये काम करता है, इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, यानी कि ये प्रोटीन को पचाने का कार्य करता है। ठीक है, क्या करता है, प्रोटीन को पचाता है। ठीक है, अब यहां से ये प्रश्न आपका पूछा जाता है कि भोजन का पाचन तो मुख से प्रारंभ हो गया, लेकिन प्रोटीन का जो पाचन है वो कहां से प्रारंभ होता है, और इसमें अक्सर आप लोग कंफ्यूज होते हो। तो प्रोटीन का जो डाइजेशन है बेटा वो कहां से स्टार्ट होगा, तो हमारे स्टमक यानी कि हमारे आमाशय से ही क्या होता है, हमारे आमाशय से ही प्रारंभ होता है। ठीक है, साथ ही साथ यहां पर देखें तो यहां पर एक और एंजाइम होता है बच्चा, कौन सा एंजाइम, उस एंजाइम का नाम है रेनिन। ठीक है, एंजाइम का नाम क्या है, रेनिन। ठीक है, आपके कई एग्जाम में ऐसा भी प्रश्न पूछा गया है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली स्पेल्ड, यानी कि निम्न में से कौन सा सही ढंग से स्पेलिंग लिखी गई है। ठीक है, तो जो रेनिन एंजाइम है, क्वेश्चन में पूछा गया था कि आमाशय में उपस्थित यानी कि स्टमक में उपस्थित जो एंजाइम होता है उसका शुद्ध नाम क्या है, तो वहां पर रेनिन भी दिया हुआ था, रेनिन भी दिया हुआ था। तो एक चीज हमेशा ध्यान दीजिएगा, तो इसको हम लोग कहते हैं RENNIN यानी कि रेनिन कहा जाता है। अब ये जो रेनिन एंजाइम है ये काम क्या करता है, ये हमारी जो मिल्क की प्रोटीन होती है यानी कि दूध की जो प्रोटीन होती है। अब एक अगला प्रश्न आ गया कि हमारे मिल्क में कौन सी प्रोटीन उपस्थित होती है। ठीक है, मिल्क की जो प्रोटीन है उसको कहा जाता है कौन सा, केसीन प्रोटीन। लैक्टोज शर्करा होती है जिसकी वजह से दूध हमको मीठा लगता है, लेकिन दूध की जो प्रोटीन है वो कौन सी है, केसीन प्रोटीन है। अब ये मिल्क की प्रोटीन को क्या करता है, सॉलिडिफाई कर देता है, ठोस अवस्था में बना देता है, और दूध की प्रोटीन का ठोस रूप हम लोग किस रूप में खाते हैं, पनीर के रूप में खाते हैं। ठीक है, अब एक चीज और जानिएगा, जो रेनिन एंजाइम की मात्रा है ये बच्चों में अधिक होती है लेकिन वयस्कों में कम। क्यों, क्योंकि अगर आप लोग देखिए तो आप लोग खुद अपनी बात करिए कि कितने ऐसे लोग हैं जिनका फेवरेट फूड मिल्क है, यानी कि दूध का सेवन करते हैं। आप में से कई लोग तो ऐसे होंगे कि जिनको दूध बिल्कुल पसंद नहीं होगा, गंदा लगता होगा, अजीब सी स्मेल आती होगी। ठीक है, कि दूध भी कोई पीने की चीज है लेकिन बिना उसके पिए बेटा आप लोग बड़े हुए ही नहीं। ठीक है, तो रेनिन एंजाइम बच्चों में, क्योंकि बच्चों का मुख्य भोज्य पदार्थ क्या होता है, दूध ही होता है यानी कि मिल्क होता है। ठीक है, और मिल्क प्रोटीन को सॉलिडिफाइड फॉर्म क्या है, पनीर। कभी आप लोगों ने देखा हो कि अगर घर परिवार में छोटे बच्चे हो उनको कभी इनडाइजेशन होता है, वॉमिट होता है, उल्टी होती है, तो वो कुछ अजीब सा क्लॉटेड पार्ट निकलता है, थक्का थक्का सा जमा हुआ सा, तो वो जो जमा हुआ भाग है वो बेटा पनीर ही होता है। अब ये मत सोचिएगा कि नहीं अच्छा अब तो घर में फैक्ट्री है, बच्चे को दूध पिलाया ऐसे ही पनीर बनाएंगे, बिल्कुल नहीं। ठीक है, क्लियर। तो रेनिन एंजाइम क्या करता है, दूध की प्रोटीन को ठोस अवस्था में बदलने का काम करता है। ठीक है, ताकि उसका अच्छी प्रकार से ब्रेकडाउन हो सके, क्योंकि प्रोटीन टूटेगा तो किस में टूटेगा, पेप्टोन और पॉलीपेप्टाइड में टूटेगा। ये प्रश्न भी पूछा गया है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम कन्वर्ट प्रोटीन इनटू पेप्टोन, यानी कि निम्न में से कौन सा एंजाइम ऐसा है जो प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। तो ऑप्शन में दिया हुआ था पेप्सिन, तो राइट आंसर यही होगा। पेप्सिन का काम क्या है, ये दूध की प्रोटीन को नहीं, ये आपका फूड की प्रोटीन को,
भोजन की प्रोटीन को पेप्टोन और पॉलीपेप्टाइड में बदलता है। ठीक, अब जो जब भी हम लोग कुछ खाते हैं, खाना खाने के 3 से 4 घंटे तक खाना हमारा कहां रहता है, इसी स्टमक में पड़ा रहता है, और 3 घंटे तक मैकेनिकल प्रोसेस, यांत्रिक प्रक्रिया चलती रहती है, और इसके बाद ये भोजन किस में बदल जाता है, काइम में। इस पॉइंट को जरूर लिख लीजिएगा कि हमारे आमाशय का मिश्रित भोजन यानी कि द मिक्स्ड फूड ऑफ द स्टमक इज नोन एज काइम, यानी कि आमाशय का जो मिश्रित भोजन होता है बेटा वो क्या कहलाता है, काइम कहलाता है, जो लुगदी बनती है। अब खाना खाने के 3 से 4 घंटे तक खाना हमारे यहां पर है, ठीक, लेकिन कैसे 3 से 4 घंटे, क्या सारी चीजें रहेंगी, बिल्कुल नहीं, डिपेंड करता है कि हम खा क्या रहे हैं। अगर हमने फ्रूट जूस, जैसे हम लोग पीते हैं फलों का रस, तो फ्रूट जूस अगर हमने कंज्यूम किया तो वो 15 से 20 मिनट तक स्टमक में रहेगा, उसके बाद आगे चला जाएगा। ठीक, वहीं अगर हम लोग बात करें फ्रूट जूस के अलावा हमने फल खाए तो वो 30 से लेकर के 40 मिनट तक स्टमक में रहेंगे, फिर आगे चले जाएंगे। हम लोग जो नॉर्मली खाना खाते हैं, दाल चावल रोटी सब्जी, तो ये हमारा कितनी देर तक रहेगा, ये हमारा रहेगा 2 से 2.5 घंटे तक स्टमक में रहता है। जो लोग नॉनवेज खाते हैं यानी कि सीधे टंगड़ी कबाब चल रहा है उनका, तो उन लोगों को देखा जाए जो नॉनवेज सोर्स है वो बेटा कितनी देर तक रहते हैं, वो आपका 2.5 से 3 घंटे तक स्टमक में रहता है, फिर आगे चला जाता है। ठीक, और वही जब फाइब्रस फूड जिसमें फाइबर्स की मात्रा काफी है, आप उन भोजन को करेंगे, जैसे मक्के की रोटी आप खा रहे हैं, ज्वार बाजरे का इस्तेमाल कर रहे हैं, साग का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये आपका 3 से 4 घंटे तक आमाशय में रहता है और फिर ये आगे पहुंच जाता है। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अब इसके बाद ये जो काइम है ये आगे बढ़ता है, तो आमाशय में मिला क्या, हमारा गैस्ट्रिक जूस यानी कि हमारा जठर रस मिल गया। अब इसके बाद हमारा भोजन कहां जाता है, हमारी छोटी आंत का पहला भाग जो है ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है हमारा डियोडेनम। और यही डियोडेनम में क्या होता है कि डियोडेनम में एक तो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लिवर, हिंदी में इसको क्या कहा जाता है, यकृत कहा जाता है। ठीक है, इट इज द लार्जेस्ट क्या है, ग्लैंड है, यानी कि हमारे शरीर का सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो यकृत होता है। और साथ ही साथ अगर देखें तो हमारी बॉडी का वन ऑफ द बिजिएस्ट ऑर्गन भी यही है, यानी कि सबसे ज्यादा व्यस्ततम अंगों में से एक। और ये जो लिवर है ना, ये हमारे शरीर में काम क्या करता है, 500 से भी ज्यादा फंक्शंस को परफॉर्म करता है, यानी कि इसका काम बहुत है। ठीक है, कैसे, आप लोग देखते हैं कि हमारे बॉडी में जब भी कभी कोई केमिकल्स पहुंचता है तो उसको न्यूट्रलाइज करने का काम, यानी कि उस रासायनिक पदार्थ के असर को कम करने की प्रक्रिया कौन करेगा, यही लिवर करेगा। आप लोग एक बहुत कॉमन चीजें देखते हैं कि हमारे समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि सभ्य प्राणी हैं हमारे समाज के, शाम को वो अक्सर मंदिर के पास यानी कि ठेके के सामने मिल जाएंगे आपको। शाम को उन्होंने अल्कोहल कंजम्पशन किया, इधर उधर बड़बड़ाए पड़े रहे, लेकिन सुबह उठे तो फिर नॉर्मल। तो आखिर वो सारी चीजें गई कहां, तो उनको न्यूट्रलाइज करने का काम कौन करता है, यही लिवर करता है। ठीक है, हम लोग जो ड्रग्स कंज्यूम करते हैं, ड्रग्स का सिर्फ मतलब नहीं है कि अफीम, कोकेन, ब्राउन शुगर, ड्रग्स दवाओं को कहा जाता है। ठीक है, उनको भी कहते हैं। तो जो भी दवाएं हैं, हम कोई भी दवा, सर दर्द हुआ हमने दवा खा लिया, पेट दर्द हुआ हमने दवा खा लिया, ठीक है, तो जब बहुत ज्यादा दवाएं खाएंगे तो वो भी केमिकल्स है, और उनके असर को भी कम करने के लिए कौन जिम्मेदार है, लिवर जिम्मेदार है। और इसीलिए अगर हम आप में से कोई भी व्यक्ति अगर जाकर के चेकअप कराता है तो फैटी लिवर की प्रॉब्लम हर एक इंसान में मिलेगी। ये इन्हीं केमिकल सब्सटेंस के कारण है, रासायनिक पदार्थों के कारण। ठीक है, अब लिवर जो है, लिवर काम क्या करता है, तो बेटा ये सिंथेसाइज करता है हमारा बाइल जूस का। बाइल जूस को हम लोग कहते हैं पित्त रस। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, पित्त रस कहा जाता है। ठीक है, बाइल जूस का जो पीएच मान होता है, यानी कि इसकी जो पीएच वैल्यू होती है, बाइल जूस की पीएच वैल्यू है, याद रखिएगा कि 7.6 से 7.8 होता है, 7.6 से 7.8। मतलब ये क्या है, ये क्षारीय है, क्योंकि अगर किसी भी घटक का पीएच मान 7 है तो वो उदासीन जो कि शुद्ध जल यानी कि प्योर वाटर का होता है।
ठीक। वहीं अगर 7 से 14 के बीच में है तो वो क्या होता है, क्षार होता है यानी कि बेस होता है। और 0 से 7 के बीच में है यानी कि 0 से 7 के बीच में है तो वो क्या होगा, वो होगा एसिडिक होगा। लेकिन यहां पर पीएच देखिए 7 से ज्यादा है तो इसको कहते हैं हम लोग बेसिक यानी कि क्षारीय है। और अम्ल और क्षार जब मिलते हैं, क्योंकि गैस्ट्रिक जूस एसिडिक था और ये क्या है, बेसिक, और अम्ल और क्षार जैसे ही मिलते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट्स बनते हैं यानी कि लवण का निर्माण होता है, सॉल्ट का निर्माण होता है। ठीक है। अब ये बाइल जूस को प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक। बाइल जूस को बनाने का काम लिवर का है, लेकिन ये जो आपका बाइल जूस है ये आपका कहां से पहुंच रहा है, ये बड़ा लोब जो है यानी कि इसको हम लोग कहते हैं राइट लोब, और जो छोटा है ये आपका लेफ्ट लोब होता है लिवर का। और ये जो लिवर है ये यहां से बाइल जूस को बना करके ये क्या करता है, जो बाइल डक्ट है जो कि पित्त की नली है, इसके द्वारा ला करके हमारी जो गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर को कहते हैं हम लोग पित्ताशय, बनाने का काम किसका है, लिवर का। लेकिन ये जो बाइल जूस है ये स्टोर होता है कहां पर, गॉल ब्लैडर में यानी कि पित्ताशय में, और निश्चित मात्रा में ये हमारे भोजन में क्या होता है, मिलता है कहां पर, हमारे डियोडेनम में। ठीक, क्लियर हुआ। तो अब यहां पर देखिए तो पित्त की थैली जो कहा जाता है, गॉल ब्लैडर स्टोन की प्रॉब्लम लोगों को हो जाती है, तो ये जो गॉल ब्लैडर स्टोन है ये इसी गॉल ब्लैडर के अंदर पथरी की प्रॉब्लम होती है। ठीक है। अच्छा, पथरी को रासायनिक रूप से क्या कहा जाता है, तो वो कैल्शियम ऑक्सिलेट कहलाता है। हम लोगों के बचपन का एक सबसे बड़ा मिथ कि हम लोग कुछ खा रहे, कंकड़ पत्थर आ गया, वो पेट में गया, वही इकट्ठा होकर के पथरी बनाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बचपन का मिथ था। बचपन का एक और बड़ा मिथ, कोई भी फल हमने खाया, बीज चला गया, अरे हाय रे अब क्या होगा हमारा, अब तो पेट से पेड़ निकलेगा, डाले निकलेंगे, हम तो गए। तो ये सारी चीजें बचपन के मिथ होते, जबकि ऐसा नहीं होता। तो ये जो गॉल ब्लैडर है इसी में बाइल जूस का क्या होता है, स्टोरेज, और ये स्पेसिफिक अमाउंट में रिलीज करता है हमारे डियोडेनम में। ठीक है। तो अब यहां से दो प्रश्न बनते हैं, पित्त रस का निर्माण कहां होता है, तो हमेशा आंसर आपका क्या होगा बच्चा, लिवर होगा यानी कि यकृत होगा। बाइल जूस इज रिलीज्ड फ्रॉम यानी कि पित्त रस का श्रावण कहां से होता है, तब आंसर आपका क्या होगा, तब आंसर होगा आपका गॉल ब्लैडर यानी कि आपका जो पित्ताशय है। ठीक है। अब बाइल जूस में कोई भी एंजाइम नहीं होता, यह ऐसा पाचक रस है जिसमें कोई एंजाइम नहीं है। ये लेकिन जरूरी क्यों है, क्योंकि एक तो ये भोजन के अम्लीय माध्यम को क्षारीय बनाता है यानी कि एसिडिक मीडियम को बेसिक में कन्वर्ट करता है, और साथ ही साथ ये एक और काम करता है, इट इमल्सीफाई द फैट, ये वसा का जो वसा यानी कि फैट कंटेंट होता है उसका इमल्सीकरण यानी कि इमल्सन में कन्वर्ट कर देता है, इमल्सीकरण करने की प्रक्रिया करता है। ठीक है, ताकि फैट अच्छे से डाइजेस्ट हो सके हमारे शरीर में। ठीक है, क्लियर। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि व्हिच डाइजेस्टिव जूस कैरीज नो एंजाइम, किस पाचक रस में कोई भी एंजाइम उपस्थित नहीं होता, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, बाइल जूस। अब बाइल जूस के बाद सेकेंड नंबर पर देखें तो बाइल जूस के बाद यहां पर अगर हम लोग देखें तो दूसरा भाग आता है किसका, पैंक्रियाज का। पैंक्रियाज जिसको हम लोग कहते हैं अग्नाशय, और बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि इसी से स्रावित क्या होता है, एक हार्मोन जिसको हम लोग कहते हैं इंसुलिन। और भारत में देखा जाए तो हर 5वां व्यक्ति आज शुगर से परेशान है यानी कि डायबिटिक है, वो इसी की एक्टिविटी के कारण होता है यानी कि सक्रियता के कारण होता है। ठीक है। अब पैंक्रियाज जो है, पैंक्रियाज रिलीज क्या करता है यानी कि श्रावित क्या करता है, तो पैंक्रियाटिक जूस, पैंक्रियाटिक जूस यानी कि इसको कहते हैं हम लोग अग्नाशयी रस। ठीक है, क्या कहते हैं, अग्नाशयी रस इसको कहा जाता है। अब पैंक्रियाज से रिलीज हो रहा है अग्नाशयी रस, तो जो हमारा अग्नाशय है इसके देखा जाए तो ये भी कई भागों में बटा होता है। एक तो ये जो पोर्शन यहां पर आप देख रहे हैं इसको कहते हैं हेड का पोर्शन यानी कि खोपड़ी।
दूसरा भाग यहां पर आखिरी भाग जो है ये कहलाता है आपका टेल का पोर्शन यानी कि पुंछ का भाग। बीच के पोर्शन में आपका क्या होता है, बॉडी होता है। ठीक है, बीच के पोर्शन में क्या होता है, बॉडी होता है यानी कि शरीर, और यहां पर इसके क्या होता है, नेक होता है यानी कि गला, जिसको कहते हैं, ये हमारा गला नहीं, पैंक्रियाज का गला। ठीक है, अब पैंक्रियाज में रिलीज होता है पैंक्रियाटिक जूस यानी कि अग्नाशयी रस, और इसमें भी कई प्रकार के एंजाइम होते हैं। ठीक है, जैसे एक एंजाइम है जिसको हम लोग कहते हैं ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन का काम क्या है, देखो प्रोटीन का पाचन कहां से शुरू हुआ था, तो हमारे स्टमक से शुरू हुआ था। ठीक है, लेकिन प्रोटीन पेप्टोन और पॉलीपेप्टाइड में बदला, लेकिन अब पॉलीपेप्टाइड क्या होंगे, अमीनो एसिड में कन्वर्ट होंगे यानी कि अमीनो अम्ल में प्रक्रिया होगी। ठीक है, बदलेंगे। तो ट्रिप्सिन क्या करता है, ये प्रोटीन को यानी कि जो पेप्टोन और पॉलीपेप्टाइड में टूट चुका है उसको बदल देता है किसमें, अमीनो एसिड में, यानी कि अमीनो अम्ल में बदल देता है। और अमीनो एसिड को कहा जाता है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन, पहले बता चुके हैं आप लोगों को। ठीक, अमीनो एसिड में बदल देता है। और हमारे शरीर को क्या चाहिए, अमीनो एसिड ही चाहिए, क्योंकि प्रोटीन किस लिए जरूरी है, मसल्स के डेवलपमेंट के लिए यानी कि पेशियों के निर्माण के लिए। तो पेशियों के निर्माण के लिए अमीनो अम्ल चाहिए, और यही अमीनो अम्ल की वजह से क्या होता है, हमारे शरीर में मसल्स का डेवलपमेंट होता है, विभिन्न प्रकार की प्रोटीन्स बनती। ठीक, अब ट्रिप्सिन के अलावा यहां पर दूसरा एंजाइम और भी होता है जिसको हम लोग कहते हैं काइमोट्रिप्सिन। काइमोट्रिप्सिन ये भी प्रोटीन के डाइजेशन में मदद करता है। इरैप्सिन, इरैप्सिन एंजाइम प्रेजेंट होता है किसमें, पैंक्रियाटिक जूस यानी कि हमारे अग्नाशयी रस में ही। ठीक है, इरैप्सिन एंजाइम होता है। तो ये पूरी तरीके से हमारे काम क्या करते हैं, हमारे प्रोटीन को पचाने में मदद कर देते हैं यानी कि अमीनो अम्ल में बदल देते हैं। ठीक, क्लियर। अब इसके बाद क्या होगा कि हमारा जो भोजन है बेटा, ये पहुंच कहां गया है, हमारी छोटी आंत में, और छोटी आंत के पहले भाग जिसको कहते हैं डियोडेनम, जहां से हमारा पैंक्रियाटिक जूस और बाइल जूस मिल गया। अब इसका जो पहला भाग था कौन सा, डियोडेनम, जो आप लोगों को हमने बताया। तो डियोडेनम में अगर देखिए तो जो डियोडेनम का भाग होता है इसी में एक और ग्रंथियां उपस्थित होती हैं जिनको हम लोग कहते हैं ब्रूनर ग्लैंड्स। क्या कहा जाता है, ब्रूनर ग्लैंड। तो ये जो ब्रूनर ग्लैंड्स हैं यानी कि जो हमारी ब्रूनर ग्रंथियां हैं, ठीक है, ब्रूनर ग्रंथियां हैं, ये क्या करती हैं, ये इंटेस्टाइनल जूस यानी कि आंत्रीय रस को स्रावित करती हैं। ठीक है, तो आंत्रीय रस को स्रावित करती हैं, और इसमें कई सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। किसमें, हमारा जो आंत्रीय रस है यानी कि हमारा जो इंटेस्टाइनल जूस है, ठीक है, क्या रिलीज करती है, हमारा आंत्रीय रस। और ये जो आंत्रीय रस है, ये आंत्रीय रस में जो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, एंजाइम उपस्थित होते हैं, उनकी अगर बात करें तो ये जो आपके आंतरीय रस है इसमें एंजाइम कौन कौन से हैं, जैसे कि माल्टेज, माल्टेज एंजाइम। देखो कहीं पर भी नाम के आगे अगर एज लगा होगा तो आंख बंद करके लगा देना कि ये एंजाइम होगा। ठीक है, एज अगर लगा है नाम में तो वो क्या है, एंजाइम है। ठीक है, तो माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज, ये सभी क्या करते हैं, माल्टेज एंजाइम ये माल्टोज शुगर को ग्लूकोज में बदल देता है। सुक्रेज एंजाइम क्या करता है, सुक्रोज को ग्लूकोज में बदल देता है। लैक्टेज जो है ये लैक्टोज शुगर किसमें थी, दूध में, उसको ग्लूकोज में बदल देता है। ओवरऑल हमारा खाना किसमें बदल गया, सिंप्लीफाई हो गया, ग्लूकोज में बदल गया। अब ग्लूकोज में बदल गया तब फिर इसके बाद क्या कन्वर्ट होगा, तब प्रोसेस होगा हमारे एब्जॉर्प्शन का। अभी तक तो खाली पच रहा था खाना, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है। हम लोगों को लगता है कि हाँ खा लिया वो पच गया, लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें प्रोसेस में बहुत समय लगता है। ठीक है, अभी आगे उसकी भी चर्चा करेंगे। तो ये
पूरी तरीके से हमारा भोजन जब क्या हो गया, सिंप्लीफाई हो गया, अब इसके बाद शुरू होगा क्या, अवशोषण का प्रोसेस, एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस। और प्रश्न पूछा जाता है द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड स्टार्ट्स फ्रॉम, यानी कि भोजन का अवशोषण कहां से प्रारंभ होता है, तो आंसर होगा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि छोटी आंत। क्यों? क्योंकि इससे पहले सिर्फ पाचन की प्रक्रिया हो रही थी। अब जब ये इंटेस्टाइनल जूस आपका ब्रूनर ग्लैंड से जो मिल गया, तो भोजन किसमें कन्वर्ट हो जाता है, तो कहलाता है काइल। ठीक है, क्या कहलाता है, काइल। देखो, माउथ का चबा हुआ भोजन बोलस, स्टमक का मिक्स्ड फूड क्या कहलाता है, काइम कहलाता है। और जब ये आंत में पहुंच गया तो क्या बन गया, काइल में बदल गया। इन तीनों पॉइंट को ध्यान रखिएगा। ठीक, अब यहां पर जो छोटी आंत होती है ये हमारी कितनी लंबी होती है, तो इसको कहा जाता है कि ये कितनी लंबी है, लगभग 7 मीटर लॉन्ग होती है। यानी कि छोटी आंत की लंबाई कितनी है, लगभग 7 मीटर। और इट इज द लॉन्गेस्ट ऑर्गन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, यानी कि हमारा जो आहार नाल है उसका जो सबसे लंबा भाग है या बड़ा भाग है वो कौन है, हमारी छोटी आंत। तो 7 मीटर इसकी लंबाई है, और इसका जो व्यास होता है, व्यास यानी कि मोटाई है, ये होती है 1 to 1.5 इंचेस, यानी कि 1 से 1.5 इंच मोटी यानी कि व्यास की, और 7 मीटर लंबी है हमारी छोटी आंत। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। पहला भाग बताया था कि डियोडेनम, दूसरा भाग क्या कहलाता है, जियोजेनम, और तीसरा भाग कहलाता है इलियम। ये 3 भाग होते हैं हमारे किसके, छोटी आंत के। ठीक है, दूसरा प्रश्न यहीं से बनता है, द लॉन्गेस्ट पोर्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि हमारी छोटी आंत का सबसे लंबा भाग कौन सा है, तो आंसर आपका क्या होगा, जो सबसे लंबा भाग है वो आपका कहलाता है इलियम, जहां से भोजन का क्या होता है, अवशोषण होता है, यानी कि एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, क्लियर। तो अब भोजन के अवशोषण की प्रक्रिया प्रारंभ होगी, खाना हमारा पच चुका है, तो भोजन के अवशोषण के लिए अगर खाली पाइप है तो क्षेत्र कम है, क्षेत्र को बढ़ाना है तो उसके लिए क्या जरूरी है कि उसके लिए कुछ और उपस्थित होगा। छोटी आंत के भीतरी भाग को अगर देखें तो इसमें कुछ ये उंगली के आकृति की संरचनाएं उपस्थित होती हैं, और इन उंगली की आकृति की संरचनाओं को क्या कहा जाता है, तो इन संरचनाओं को कहा जाता है बेटा विलाई। ठीक है, इनको क्या कहते हैं, विली या विलाई कहा जाता है। ठीक है, विली या क्या कहते हैं, विलाई कहते हैं। ठीक, अब ये विली या विलाई काम क्या करती हैं, ये फूड के एब्जॉर्प्शन के लिए, भोजन के अवशोषण के लिए क्षेत्र को बढ़ा देती है। देखिए, जैसे मान लीजिए ये एक सतह है, इस सतह में क्षेत्र कितना मिल रहा है, इतना ही। अगर यही उंगली की आकृति कुछ ऐसी क्षेत्र हो गया तो अब यहां पर क्या होगा, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, तो कुल क्षेत्र क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा, तो बढ़ेगा। तो भोजन के अवशोषण के लिए क्षेत्र को बढ़ाने का काम कौन करता है, विली करता है। यहीं पर नीचे रक्त नलिकाएं हमारी होती हैं, जो कि भोजन को अवशोषित करके ले करके कहां जाती हैं, हमारे शरीर में ट्रांसपोर्टेशन का काम करती हैं। ठीक है, और फूड को एब्जॉर्ब होकर के कहां पहुंच गया, हमारे ब्लड में। ठीक है, यानी कि रक्त नलिकाओं में, और रक्त नलिकाओं के द्वारा भोजन हमारे शरीर में क्या होता है, पहुंचा दिया जाता है। एक दिन में हम जितना पानी पीते हैं उस पानी का बेटा 80% वाटर, 80% पानी क्या होता है, यहीं से अवशोषित हो जाता है। ग्लूकोज जो बदल चुका है अमीनो एसिड यानी कि अमीनो अम्ल, फैटी एसिड, फैट क्या होगा, फैट जो है यानी कि वसा जो है ये क्या हो जाएगा, फैटी एसिड में कन्वर्ट हो गया है, फैटी एसिड, विटामिन, मिनरल्स, और मिनरल्स के अलावा जितने भी डाइजेस्टिव जूसेस अभी तक रिलीज हुए थे ये सभी यहीं से यानी कि छोटी आंत से क्या हो जाएंगे बेटा, एब्जॉर्ब हो जाएंगे, यानी कि अवशोषित हो जाएंगे।
इसके बाद भोजन हमारा कहां पहुंचेगा? अभी 20% पानी बाकी है। 20% पानी है, ये कहां लेकर के जाता है खाने को? हमारे बड़ी आंत में, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन में। अब देखो, जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है बेटा हमारी, ये कितनी बड़ी होती है? तो ये लगभग 5 फीट लंबी है। और आप लोग कहेंगे सर ये 5 फीट है, और छोटी आंत 7 मीटर थी, तो उसको छोटी आंत, तो ये 5 फीट की है, तो इसको बड़ी आंत क्यों? क्योंकि इसका जो डायामीटर होता है, यानी कि व्यास होता है, वो कितना होता है? ये होता है 2 से 2.5 इंच होता है। और इसीलिए हम लोग इसको बड़ी आंत कहते हैं। बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं। पहला पार्ट सीकम, दूसरा भाग कोलन, और तीसरा भाग रेक्टम, जिसको अंधनाल, कोलन और मलाशय कहा जाता है। और फूड हमारा क्या होता है? जो छोटी आंत है यहां से जुड़ी होती है, और यहीं पर एक अवशेषी अंग उपस्थित होता है, जिसको हम लोग कहते हैं अपेंडिक्स। ठीक है। और ये अवशेषी अंग है, वेस्टिजियल ऑर्गन है, जो कि ये बताता है कि हमारा विकास, यानी कि हमारा डेवलपमेंट उन जीवों से हुआ है जिनके पास क्या था? बड़ी आंत और लंबी हुआ करती थी। अब जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है, इसमें ये जो 20% रिमेनिंग वाटर है, ये इसको आगे लेकर के जाता है। ठीक। और बड़ी आंत में किसका पाचन होता है? प्रश्न ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको कहते हैं हम लोग सेल्यूलोज। ठीक है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में, यानी कि बड़ी आंत में, किसका डाइजेशन होता है, यानी कि किसका पाचन होता है? तो सेल्यूलोज का पाचन होता है। और प्रश्न में ये बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, सेल्यूलोज का डाइजेशन होता है। अब भोजन, यहीं पर क्या होता है कि कुछ बैक्टीरिया भी रहते हैं जो हमारे लिए क्या है? सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, सहजीवी जीवाणु है। कुल 9 प्रजातियों के जीवाणु यहां रहते हैं, और इनकी संख्या मिलियंस में होती है। ठीक है। और ये भोजन के अपच भोज्य पदार्थों को पचाने में मदद करते हैं। अब ये फूड जो है, ये हमारा तीसरे भाग, यानी कि जब रेक्टम में आएगा, तो रेक्टम में क्या होता है? जो बचा हुआ 20% पानी है, ये क्या हो जाता है? एब्जॉर्ब होकर के ब्लड में पहुंच जाता है। तो प्रश्न पूछा जाता है, द कंप्लीट एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर अकर्स इन, यानी कि पानी का पूर्ण रूपेण अवशोषण कहां होता है? तो आंसर क्या होगा? रेक्टम में, यानी कि मलाशय में होता है। और फूड यहीं पड़ा रहता है, टाइम टू टाइम हमारी बॉडी से एलिमिनेट कर दिया जाता है, यानी कि बहिष्कृत कर दिया जाता है। ठीक है। तो ये था डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट। अब यहां से जो एक प्रश्न पूछा जाता है, द लेंथ ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, यानी कि हमारे आहार नाल की कुल लंबाई कितनी होती है? यानी कि कहां से कहां की बात हो रही है? फ्रॉम माउथ टू एनस। तो हमारा आहार नाल लगभग 10 मीटर या 33 फीट लंबा होता है। अब आप लोग कहेंगे कि सर ये 10 मीटर या 33 फीट कैसे? तो हमने आप लोगों को पहले ही इसमें इमेज में बताया हुआ था कि जो हमारा आहार नाल है, ये माउथ से लेकर के कहां पर है? हमारे स्टमक, हमारे एनस तक फैला हुआ है। और जो इसमें लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन है, जो सबसे ज्यादा क्षेत्र घेर रही हैं, तो इसकी अगर बात करें तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि यहां पर जो छोटी आंत है, ये कुंडलित रूप में है, क्वाइल्ड फॉर्म में है। और फिर लार्ज इंटेस्टाइन है, मुड़ी हुई। ठीक है। ईसोफेगस की लंबाई जो है, जो हमारी ग्रास नली है, ये जो है लगभग हमारी कितनी होती है? 25 इंच होती है इसकी लंबाई ईसोफेगस की। तो कुल मिलाकर के कितना होता है? लगभग 33 फीट लंबा होता है हमारा क्या बेटा? आहार नाल। ठीक है। और एक बार का खाया हुआ खाना कितने घंटे बाद एलिमिनेट होगा? तो कल रात जो खाया है, आज रात कितना समय हुआ? 24 घंटे। कल सुबह वो एलिमिनेट होगा, यानी कि 36 घंटे के बाद। 36 घंटे के बाद एक बार का खाया हुआ खाना कंप्लीटली डाइजेस्ट होकर के निकलेगा। जो आप लोग कहते हो कि एक दिन नहीं खाएंगे तो निपट जाएंगे, कभी नहीं निपटोगे। खाना एक दिन पहले का है। ठीक है। जो लोग दिन के हिसाब से नॉनवेज खाने वाले हैं, कि मंडे, थर्सडे और सैटरडे नाम लेना पाप है, और मंडे, वेंसडे, फ्राइडे और संडे दबा के खाएंगे, तो वो लोग शरीर में है। ये क्लियर है इतनी बात? तो यहां पर ये था हमारा कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है। सो
थैंक यू।